हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। जिसे शुभम चतरावत और 9th स्टैंडर्ड का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम लोग लेक्चर नंबर 3 लेके आ चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग प्रैक्टिस पॉइंट 5 प्रैक्टिस सेट 5.2 के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आई होप सो आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 अटेंड कर चुके होंगे। अगर आपने कर लिया है तो लेक्चर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इस लेक्चर के अंदर, इस सेशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस करेंगे विथ फुल कॉन्सेप्ट। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला सवाल दे रखा है, इतना बारीकी से हर पॉइंट आपका यहाँ पे कवर होना कि मजा आ जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं अच्छे से। इन एनवेलप देयर आर 5 रुपीज नोट एंड सम 10 रुपीज नोट। एक इन्वेलप है, मतलब एक लिफाफा है, उसके अंदर कुछ 5 रुपए के नोट है और कुछ 10 रुपए के नोट है। अब एक बात समझ लो, कुछ 5 रुपए के नोट, इसका मतलब क्या है? कुछ 5 रुपए के नोट है, इसका मतलब है कि आपको 5 रुपए के नोट कितने हैं वो नहीं पता है। कुछ 5 रुपए के नोट से, यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो हमने लेट एज्यूम कर लिया कि इस इन्वॉल्व के अंदर मान लो नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट x मान लिया, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक इन्वेलप के अंदर देयर आर सम 5 रुपीज नोट। तो हमने मान लिया, अरे हमें नहीं पता तो हमने मान लिया नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट भी x। यहाँ तक समझ में आया आपको? आगे देखते हैं। सम 10 रुपीज नोट, उस इन्वेलप के अंदर, उस लिफाफे के अंदर कुछ 10 रुपए के नोट है, लेकिन वो कुछ कितने हैं वो पता है क्या आपको? नहीं पता है। तो उसको भी एज्यूम कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट बी y। हमने 10 रुपीज नोट को क्या मान लिया? यहाँ पे y मान लिया। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके आपको काम करना धीरे धीरे, ज़्यादा गाई नहीं करना, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। एक बार लिखना, पढ़ना है, फिर लिखना, पढ़ना लिखना, गिवन डाटा लिखते जाओ। ठीक है, आगे। टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट टुगेदर इज 350 रुपीज़। अब मुझे बताओ कि आपके पास 5 रुपए के नोट है, आपके पास 5 रुपए के 10 नोट है, तो आपका टोटल अमाउंट 5 रुपए का कितना हो जाएगा? 5x। उसी तरीके से 10 नोट है तो कितना हो जाएगा? 50। 5 इंटू 10। अगर 5 रुपए के 20 नोट है तो 5 इंटू 20। उसी तरीके से टोटल अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ 5 रुपीज़ आपके जेब में कितना होगा? देखो 5 का वैल्यू तो 5 ही रहेगा। ऐसे आपके पास 5 के कितने नोट है? x नोट है, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 5x। यहाँ तक समझ में आया? उसी तरीके से 10 रुपीज़ के फॉर्मेट में टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 10y। देखो एक 10 रुपीज़ की नोट की वैल्यू होती है 10, यहाँ तो समझ में आता है। टोटल 10 रुपीज़ के कितने नोट है? y, तो वैल्यू हो जाएगी 10y। यहाँ तक समझ में आया? अब बोला हुआ है टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट। ये नोट को अगर इकट्ठा करोगे तो टोटल अमाउंट होगा आपके जेब में 350 रुपीज़। तो आई कैन से दैट कि 5x प्लस 10y। 5x मतलब 5 रुपीज़ के नोट का टोटल अमाउंट, 10y मतलब 10 रुपीज़ के नोट का टोटल अमाउंट, और टोटल अमाउंट जो हमने सम किया वो कितना हो गया? 350 रुपीज़। यहाँ तक आपको समझ में आया अच्छे से, बढ़िया ढंग से? ठीक है, अब आगे बढ़ते। तो पहला इक्वेशन हमारा बन गया कि टोटल 5 रुपीज़ का नोट, टोटल 10 रुपीज़ के नोट का सबका सम करके 350 रुपीज़ है हमारे पास। आगे बढ़ते। नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट आर लेस बाय। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा आपके बुक में करेक्शन करना है कि यहाँ पे जो लेस बाय लिखा है यहाँ पे आपको करना मोर। क्या करना है? मोर बाय। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करेक्शन है, आपकी किताब में ज़रूर कर लेना अकॉर्डिंग टू आंसर पीछे दिया हुआ उसके हिसाब से। तो 5 रुपीज़ नोट मोर बाय 10 देन नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट। 5 रुपए के नोट जो भी आपके पास नोट से 5 रुपए के, वो 10 नोट ज़्यादा है 10 रुपए के नोट से भी। तो क्या होगा यहाँ पे? मुझे बताओ, आपके 5 रुपीज़ के नोट क्या है? आपके 5 रुपीज़ का नोट क्या है यहाँ पे? x। और आपका 10 रुपीज़ का नोट क्या? आपका 10 रुपीज़ का नोट है y। तो कौन सा नोट ज़्यादा है? 5 रुपीज़ का नोट ज़्यादा है। किससे? 10 रुपीज़ के नोट से। कितने से ज़्यादा है? 10 से ज़्यादा है। तो हम लोग अगर 5 रुपीज़ के नोट से नंबर ऑफ 10 रुपीज़ के नोट्स माइनस करूँगा तो मुझे डिफरेंस कितना पता चलेगा? 10 का। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इस लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा है, लेकिन हम यहीं पे भी देखने वाले। ठीक है ना, करना तो पड़ेगा सॉल्व। तो अब यहाँ पे आपको मैं हैंड रिटन नोट्स दूंगा कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना। आपको इसी तरीके से सॉल्व करना, ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनानी है। ठीक है ना, नॉर्मल तरीके से। चलो देखते हैं यहाँ पे। अभी मुझे बताओ, पहला इक्वेशन हमारे पास ये जो हमें पहले मिल गया था, दूसरा इक्वेशन हमें यहाँ पे मिला। यहाँ तक समझ में आया? अब मुझे बताओ इलिमिनेशन मेथड में, देखो यहाँ पे 10 के आगे, y के आगे क्या लगा हुआ है? 10। तो यहाँ पे भी y के आगे हमें चाहिए 10। इलिमिनेट करना ना हमें y को, या आप x को भी इलिमिनेट कर दो, हम यहाँ पे y को इलिमिनेट कर रहे हैं। तो आप इस इक्वेशन नंबर 2 को आप मल्टीप्लाई कर लो किससे? 10 से। तो मैंने क्या लिखा? इक्वेशन 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से। तो चलो अब मुझे बताओ 10 को अगर मैं x के साथ मिला, 10 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 10x।
10 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 10 इंटू वाई हो जाएगा 10y, और 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100। तो इक्वेशन नंबर 2 को 10 से मल्टीप्लाई करके हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। तो अब आपको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना है, भूल जाना है, बिकॉज इक्वेशन नंबर 2 आपका कन्वर्ट हो गया अभी इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को से के साथ आपको काम करना। अब एक बात और पकड़ लो, जो बोल रहा हूँ उस बात को पकड़ते जाओ मेरे साथ में। जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए सबसे बेस्ट सेशन होने वाला है। अब देखो 10 के आगे क्या लगा हुआ है, 10y के आगे प्लस लगा हुआ है, और 10y के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो प्लस माइनस ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नॉर्मली आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने का जरूरत नहीं है, आप दोनों इक्वेशन को नॉर्मली ऐड कर लो, यू डोंट नीड टू चेंज साइन। ओके, तो आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को आपको क्या करना है, ऐड करना है। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ऐड करते हो, देखो 10y और 10y क्या हो जाएगा, कैंसल। 5x और 10x कितना हो जाएगा, 15x, और 350 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 450। यहाँ तक समझा। अब 15 यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 450 डिवाइड बाई 15, आपका x का वैल्यू आ गया 30। अब मुझे बताओ x को हमने क्या एज्यूम किया था, 5 रुपीज़ की नोट। तो नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट आपके जेब में कितनी होगी, वो होगी आपके पास 30। 5 रुपीज़ की नोट कितनी आपके जेब में, 30। यहाँ तक समझा। अब क्या करना है आपको, टेक इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 दिख रहा है, कोई भी ले लो, इक्वेशन 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, आपको जो अच्छा लगे, क्योंकि हमें अभी सब्स्टिट्यूशन करना है। तो आपने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, देखो वैसे का वैसा उठा के, ये देखो वैसा का वैसा ले लिया आपने। अब यहाँ पे x का वैल्यू आपको 30 मिल चुका है, हमने सॉल्व करके यहाँ पे देखो x का वैल्यू कितना निकाला हुआ है, यहाँ पे हमने सॉल्व करके x का वैल्यू 30 निकाला है, यहाँ पे आपने पुट कर दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे हमारे पास 10 है, वो इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा देखो माइनस, और यहाँ पे हमारे पास माइनस वाई, वो इक्वल टू किधर जाके क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस वाई। तो देखो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बन चुका है, 30 में से 10 गया तो 20, और यहाँ पे हमारा वाई बच गया। अब मुझे बताओ वाई हमने क्या कंसिडर किया था, वाई हमने कंसिडर किया था 10 रुपीज़ के नोट। तो 10 रुपीज़ के कितने नोट है हमारे पास, 20, और 5 रुपीज़ के कितना नोट है हमारे पास, 30। आ गया समझ में, इतना सिंपल इसका सॉल्यूशन था। आगे बढ़ते, थोड़ा कम टाइम है अपने पास, फटाफट करना हमें अच्छे से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये काम हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन द ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। इसको समझने के लिए पहले एक काम करते हैं, x अपॉन वाई लिखते हैं। अभी x हमने ऊपर लिखा, मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा न्यूमरेटर, यहाँ तक समझा। y नीचे लिखा तो ये मेरा हो गया डिनोमिनेटर। तो हमारा x है न्यूमरेटर और y है हमारा डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो आपका डिनोमिनेटर है, हाँ जी है, देखो ये मेरा y डिनोमिनेटर है, ऑफ अ फ्रैक्शन, मतलब जो भी रेशियो का डिनोमिनेटर है, मतलब y तो है ना, वो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन द ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर। तो पहले एक काम करो, न्यूमरेटर का ट्वाइस करो, मतलब न्यूमरेटर का 2 गुना करो, ये लो 2 कर दिया, 2 गुना 2 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर, 2 टाइम्स ऑफ x। उससे कितना कम है, -1 से। फ्रैक्शन इज 1 लेस बाइन ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर का ट्वाइस करो, उसमें से -1 करो, तो आपको मिल जाएगा डिनोमिनेटर। ये इस लाइन का कहना है। आ गया समझ में, कितना सिंपल तरीके से इसको बता दिया, ठीक है। तो हमें ये इक्वेशन मिल गया हमारे पहले लाइन से, लेकिन थोड़ा सा इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें x पहले चाहिए फिर y चाहिए। तो अब क्या करेंगे, एक काम करो, y को इधर भेज दो, सॉरी y को उधर ही नहीं दो, एक काम करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, 2x को इधर रखो और y को इधर भेज दो। तो देखो y इधर प्लस में था, y इधर कुछ भी नहीं, तो क्या प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, देखो -y हो गया, -1 को इधर भेज दो तो +1 हो गया, ठीक है। अब ये जो पूरा टर्म लिखा हुआ, ये पूरा बात, इसको आप इस तरफ लेके चले जाओ, और इस 1 को आपको लेके जाना इस तरफ। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर कट इक्वेशन मिल जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जिसको हमें सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाएगा। देखो ये देखो, हमेशा x पहले होना चाहिए, फिर y, और इक्वल टू के इधर कॉन्स्टेंट, तो हमने बना दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी। देखो अब इफ से देखो, इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, देखो न्यूमरेटर क्या था x, तो उसमें आपने एक 1 ऐड कर दिया, जैसा बोल रहे हो वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर 1 आपको न्यूमरेटर में भी ऐड करना है, और देखो डिनोमिनेटर में भी ऐड करना है, लो कर लिया। ये करने के बाद आपका जो रेशो है वो हो जाएगा 3/5। तो देखो ये मैंने x में भी 1 ऐड कर दिया, y में भी मैंने 1 ऐड कर दिया, और रेशो कितना हो गया 3/5। जैसा बोला था वैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे, क्लियर है। ये हमें दूसरे बात से, दूसरे स्टेटमेंट से हमने एक इक्वेशन बना दिया। थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करते हैं अभी। देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, धीरे धीरे साथ में बने रहिए मेरे। देखो ये पूरा डिनोमिनेटर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये न्यूमरेटर मैंने यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे 5 × x कितना हो जाएगा, 5x, 5 × y कितना, 5 × 1 कितना हो जाएगा 5, इक्वल टू के इधर आ जाओ, y × 3 कितना हो जाएगा, y × 3 कितना हो जाएगा 3y,
1 × 3 कितना हो जाएगा, 1 × 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ तक समझा, इजीली कर लिया हमने ये भी काम। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3y को इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो ये -3y हो जाएगा, और 5 को इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो ये -5 हो जाएगा। अब 3 में से 5 गया तो -2, क्योंकि आपको पता है 3 में से 5 गया, बड़ा कौन है 5, तो बड़े वाले का साइन आना चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास बचा 5x - 3y = -2 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 2 समझा। लेकिन अब देखो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे हो गया। अब एक बात समझो, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर यहाँ पे देखो y के आगे क्या लगा हुआ है, -3 लगा हुआ है, और यहाँ पे y के आगे क्या लगा हुआ है, सिर्फ 1 लगा हुआ है। तो मुझे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना, तो इधर मुझे इक्वेशन नंबर 1 में y के आगे मुझे 3 चाहिए, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 से। तो इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो 2 का क्या हो जाएगा 6 होगा कि नहीं होगा, 1 का क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 1 का क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 1 × 3 3 हो जाएगा। तो ये आपको इक्वेशन नंबर 1 आपका कन्वर्ट हो गया इक्वेशन नंबर 3 में आफ्टर मल्टीप्लाइंग 3। समझ में आया आपको इजीली। तो नेक्स्ट यू विल गेट इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 के अंदर देखो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस हो जाएगा ऐड, और हमें करना है सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमें गायब करना है। तो हम कर लेंगे 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट। तो ये देखो इक्वेशन नंबर 2 मैंने वैसे का वैसा यहाँ लिख दिया, इक्वेशन नंबर 3 मैंने वैसे का वैसा यहाँ लिख दिया। ये हमारा 6 है, करेक्ट है ना, यहाँ पे 6 है। सब्ट्रैक्ट करते समय साइन हो जाते चेंज, जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले के साइन है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे 6 के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखो माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस। आ गया समझ में। 5 में से 6 गया तो -x, क्योंकि 6 के ऊपर माइनस है। 3 में से 3 गया तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और -2 और -3 देखो, -2 और -3 क्या हो जाएगा -5 आया। अब यहाँ पे देखो ये माइनस से माइनस कैंसल, x का वैल्यू आ गया 5। अब x हमारा क्या था, x था हमारा न्यूमरेटर, तो हमें न्यूमरेटर यहाँ पे मिल चुका है। अब क्या करो, यहाँ पे टेक इक्वेशन 1 ले लो, जो भी आप चाहो कोई भी ले सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 ले लिया, देखो वैसे का वैसा। यहाँ पे x की जगह पे देखो मैंने 5 पुट कर दिया, क्योंकि x का वैल्यू हमारे पास 5 आ चुका है। 2 × 5 हो जाएगा 10, यहाँ पे हम 10 को इधर भेज देंगे, 1 - 10 हो जाएगा -9, माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल, y का वैल्यू मिल गया 9। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है फाइंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब आपको रेशियो के टर्म में आंसर करना है। तो x का वैल्यू कितना आया था 5 देखो, और y का वैल्यू कितना आया था 6। तो हमारा आंसर जो आया अल्टीमेटली वो आंसर हमारा आ गया यहाँ पे 5/9। ठीक है, इजीली है। इस तरीके से आपको बेहतरीन ढंग से आंसर करते रहना है। समझ में बैक आया हो, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाके यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम की लिंक दी है तो उसको फॉलो कर लो, बिकॉज एग्जाम के दिन आपको सारे क्वेश्चंस पेपर्स प्रैक्टिस पेपर वहाँ पे अपलोड होते जाएंगे। ठीक है, और ये कोशिश करूँगा ये जो नोट्स है मैं वहाँ पे अपलोड कर लूँगा, ओके, टेलीग्राम के अंदर। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा अभी क्वेश्चन नंबर हम 3 पे पहुँच चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का प्यारा सा आंसर मैंने आपको दे दिया है। शुरू करते हैं। द सम ऑफ एज ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34। लेकिन कितना एज है प्रियंका का अलग से और दीपिका का अलग से नहीं दिया है। मान लेते प्रियंका का एज हमारा ए है और दीपिका का एज हमारा क्या है यहाँ पे बी है। अब दोनों का क्या बोला है, दोनों का सम कितना है 34, तो ए प्लस बी कर दिया मैंने 34। और क्या लिखा है, प्रियंका इज एल्डर देन दीपिका। प्रियंका एल्डर है दीपिका से, मतलब प्रियंका दीपिका से बड़ी है। कितने से, 6 साल से। तो प्रियंका की एज में से अगर दीपिका की एज को माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अब यहाँ पे आपको किसी इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो b के आगे यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है मतलब, और यहाँ पे भी b के आगे 1 है, कोएफिशिएंट सेम है। ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो आप दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होने वाला है, तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्ट, और a प्लस a हो जाएगा आपका 2 है, और 34 में से यहाँ पे देखो कितना 6, 34 और 6 हमने ऐड कर दिया तो 40 हो गया। आगे समझ में, इतना इजी था ये क्वेश्चन। अब देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, a का वैल्यू आ गया हमारा 20, तो प्रियंका का एज हो गया 20। कोई भी इक्वेशन ले लो आपके मन पसंदा, हमने वो ले लिया 1 इक्वेशन। यहाँ पे a का वैल्यू मैंने पुट कर दिया 20 को इधर भेजो -20 हो जाएगा, 34 में से 20 गया तो 40, तो b का वैल्यू आ गया 40। तो ये हमारा किसका एज है, दीपिका का। सिंपल है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक इन सर्टन जू इज 50। एक जू है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ लायन और पिकॉक कितने हैं, 50 है।
कितने हैं नहीं पता, वही बात आ गई है। तो लेट्स से लायन, और लायन का स्पेलिंग गलत किया गया, लाइन लिख दिया मैंने LIONS, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लायंस कितने मान लेंगे हम लोग, टोटल नंबर, स्पेलिंग आप लोग करेक्ट कर लेना। देखो टोटल नंबर ऑफ लायंस अपन मान लेंगे यहाँ पे x, कितने मान लेंगे टोटल नंबर ऑफ लायंस, x मान लेते हैं। और टोटल नंबर ऑफ पीकॉक कितने मान लेंगे, y, क्योंकि वही तो नहीं पता है। उन दोनों टोटल नंबर, टोटल उनका सम कितना दे रखा है आपको 50, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो x प्लस वाई हो जाएगा आपका 50। आगे समझ में, इतना सिंपल तरीके से, ठीक है। तो x प्लस वाई हो गया आपका 50। अब देखो टोटल नंबर ऑफ देयर लेग, उनके पैर है टोटल 140। अब मुझे बताओ एक लायन को कितने पैर होते हैं, देखो लायन पे हंसना मत, ठीक है, मैंने जैसा बन सकता था बना लिया। एक लायन को कितने पैर होंगे, टोटल 4, बराबर। कितने लायन ने टोटल हमारे जू के अंदर, x, तो टोटल लेग कितने हो जाएंगे लायन के फॉर्म में 4x। बात समझ में आया। एक पिकॉक को कितने पैर होते हैं, 2, तो टोटल पिकॉक कितने हैं, y, तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे पिकॉक के, 2y। उन दोनों के लेग्स का, पैर का सम, लेग का सम कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा हो, टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स, तो उन पिकॉक के और लायन के लेग का सम कितना दे रखा, 140। तो हम बोलेंगे 4x प्लस 2y हो जाएगा 140। अब क्या करना है, सिंपल, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है x के आगे 4 लगा, और मुझे इस वाले इक्वेशन में भी x के आगे 4 लाना है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, और मल्टीप्लिकेशन करते ही देखो 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू वाई 4y, 4 इंटू 50 4 200। तो इक्वेशन नंबर 3 मुझे कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर लो, क्योंकि हमें यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे देखो 4 के आगे प्लस है, और यहाँ पे भी देखो 4 के आगे प्लस है, और हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तभी तो जाके गायब होगा ना, सेम साइड तो ऐड हो जाता है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट जो प्लस होता है उसका देखो माइनस हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट प्लस का माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो प्लस होता है उसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4x में से 4x कट हो जाएगा, 2y में से 4y गया तो 2y, बड़ा कौन है 4, तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि 4 के ऊपर देखो यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। 140 में से 200 गया तो 60, बड़ा कौन है 200, तो माइनस साइन 200 के ऊपर है तो माइनस आ जाएगा, माइनस से माइनस कट, 60 के इसके नीचे 2 डिवाइड हो जाएगा, और y का वैल्यू आ गया हमारा 30, ठीक है। तो पिकॉक कितने हो गए यहाँ पे, 30 हो गए। अभी आप इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इतना काम आपको करना है। मैं यहाँ पे x का वैल्यू हटा देता हूँ, x का वैल्यू, और ये x का वैल्यू आपको निकाल के बताना है। x मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लायंस। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर y का वैल्यू 30 पुट करने के बाद x का वैल्यू कितना आया है। इससे पता चलेगा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक तो पहुँच चुके हो, आप में पेशेंस है ज़्यादा, ठीक है। लेट्स सी, तो देखते हैं कितने लोग बताते हैं कि नंबर ऑफ लायंस जू के अंदर कितने होंगे। पीकॉक तो हमने निकाल दिए हैं 30, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। संजय गेट द फिक्स मंथली इनकम, संजय को एक फिक्स मंथली इनकम मिलती है, कितनी मिलती है वो नहीं बताइए आपको। शुरुआती दिनों में जब ज्वाइन किया होगा कंपनी में, तो संजय भैया को कुछ इनकम मिल रही है एज अ फिक्स इनकम। एवरी ईयर देयर इज अ सर्टन इंक्रीमेंट इन द सैलरी, सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब सैलरी कुछ अमाउंट से बढ़ रही है, मतलब 50 रुपये से बढ़ रही होगी। मतलब मान लो मेरी पहली इनकम है 10,000 रुपया, और हर महीने मेरी सैलरी 500 रुपये से बढ़ रही है, तो 10,500, फिर 11,000, फिर 11,500, इस तरीके से। आफ्टर 4 ईयर हिज मंथली सैलरी इज़ 4,500, मतलब अब 4 साल के बाद उसकी मंथली सैलरी हो गई है 4,500। मुझे बताओ, क्या जब संजय भैया ज्वाइन किए थे कंपनी को, तो क्या उनकी सैलरी जो थी आपको पता थी? नहीं। तो मान लो उसकी जो ओरिजिनल सैलरी है जब उन्होंने ज्वाइन किया था, मान लो थोड़ी देर तक L, ठीक है। अब उनके सैलरी में यहाँ पे बोला है देयर इज़ अ सर्टन इंक्रीमेंट, कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना हो रहा बताया है नहीं, वो भी तो आपके लिए खुफिया है। तो मान लो उनकी सैलरी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसको हम मान लेते हैं M, ठीक है, ओरिजिनल सैलरी, और हमने इंक्रीमेंट मान लिया। अब क्या बोला है, 4 साल के बाद उनकी सैलरी हो गई 4,500 रुपया। तो देखो ओरिजिनल सैलरी तो L थी, हर महीने में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है M से, तो 4 महीने में, ओके 4 साल में कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा 4M। तो अब मुझे बताओ ओरिजिनल सैलरी के अंदर अगर मैं 4M मिला दूंगा तो 4 साल के बाद उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी 4,500। सिंपल, इक्वेशन नंबर 1 हमारा बन चुका है। क्या बोला है, आफ्टर 10 ईयर हिज मंथली सैलरीज बिकम 5,400, 5,400। आफ्टर 10 ईयर उनका मंथली सैलरी 5,400 हो गया, 5,400 हो गया। तो ओरिजिनल सैलरी L है। 10 साल के बाद, एक साल में M बढ़ता, तो 10 साल में कितना बढ़ेगा 10M। तो ओरिजिनल सैलरी के अंदर मैं अगर 10M को मिला दूंगा तो यहाँ पे देखो सैलरी कितना हो जाएगा 5,400 हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो दोनों इक्वेशन हमारे यहाँ पे बन चुके हैं।
अब दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सबसे अच्छी बात है एल के आगे इधर भी 1 है, एल के आगे इधर भी 1 है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो, आपका काम खत्म। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, एल एल कैंसिल, देखो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा माइनस, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बराबर। तो 4 में से 10 गया तो -6, 4 में से 10 जा रहा, 10 बड़ा है, ओके ओके। यहाँ पे देखो 5400 में से 5500 गया तो 900, बड़ा कौन है 5400, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -6। यहाँ पे देखो माइनस माइनस कट हो जाएगा, 6 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा और m का वैल्यू आ गया 150। तो m मतलब क्या होगा आपका, m क्या था आपका, m क्या था इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट मतलब हर महीने उनका, हर साल उनका सैलरी 150 रुपये से बढ़ रहा है, 150 से, करेक्ट है, इंक्रीमेंट मिल चुका है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, टेक इक्वेशन 1 जैसा हम हमेशा करते हैं, हमने इक्वेशन 1 उठा के वैसा का वैसा यहाँ पे छाप दिया। m का वैल्यू 150 आया वो पुट कर दिया, उसको 150 को 4 से मल्टीप्लाई करके 600 को इक्वल टू के इधर लेके आए तो -600, और l का वैल्यू मिल गया 3900 रुपया। तो उनका जो ओरिजिनल सैलरी होगा वो कितना होगा, 3900 रुपया। समझ में आ गया आपको सिंपल तरीके से। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक, 1 से 5 तक, अभी 6 से मैं 10 तक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ वीडियो थोड़ा छोटा बने। छोटा छोटा वीडियो आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने ज़रूरी है, ठीक है। अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। हमेशा कोशिश कर रहा हूँ कि कंटेंट अच्छा बने, आई एम पुटिंग माई 100%। और ये चैनल आपको पता है एग्ज़ाम के दिनों में आपकी बहुत मदद करने वाला है। लेक्चर्स भी मैं लेके आते रहूँगा, लेकिन एग्ज़ाम के लिए आप रेडी रहना और बताते रहना कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे होंगे, डिस्क्रिप्शन में, तो मैं उसके हिसाब से क्वेश्चन पेपर अपलोड करते रहूँगा, ठीक है। तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी 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 जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, कीप वॉचिंग।